हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला प्रस्तुत है आपके सामने, और जीके जीएस के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके विभिन्न एग्जामों और स्पेशल की पैट में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से हम 62 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज हमारा 4th क्लास रहेगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या रहने वाला है हमारा क्वेश्चन? तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, या बात करेंगे सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो देखते हैं यहां से। अगर मैं बात करूं तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में है। आपके भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से हम जानते थे। नागार्जुन सागर की अगर बात करेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश में है ये टाइगर रिजर्व। और अगर सतपुड़ा की बात करेंगे तो सतपुड़ा आपके मध्य प्रदेश, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। पेपर में प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा। तो अगर भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आंसर हमारा होगा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। और अगर बात करेंगे भारत का सबसे छोटा, तो सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है भारत का, वो है आपका बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व ये आपके भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, आप देखिएगा महाराष्ट्र यानी कि बंबई में के साइड में आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखिएगा, अगर ओवरऑल बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, टाइगर परियोजना की बात करें तो टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी। और विश्व बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को। तो याद रखिएगा, जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी, और बाघ परियोजना को जो हम बनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय बाघ दिवस जो हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 29 जुलाई को हम राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे आपके इन्वायरमेंट एक्ट की बात करें, इन्वायरमेंट एक्ट की अगर बात करें तो ये 1986 में आया था। वन अधिनियम की बात करते हैं, फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं 1980। वन्य जीव अधिनियम की बात करेंगे तो 1972। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। तो ये मैचिंग करने के लिए बहुत आते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इन्वायरमेंट 1986, वन अधिनियम 1980, वन जीव 1972, और एलिफेंट परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत बहुत चीजें रखी गई थी। भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल रखा गया था, त्रिपुरा में आया था, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क को हमने देखा, टाइगर रिजर्व को देखा। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, जो कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का डिवाइड हो गया तो अब कहां पहुंच गया? तो लद्दाख में पहुंच गया। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वर्तमान समय में लद्दाख में है। और लद्दाख में आपका जो नेशनल पार्क है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुआ के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व कौन सा हुआ। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो हुआ है वो आपका नागार्जुन सागर हुआ है, जो कृष्णा नदी के बराबर में बना हुआ है। और सबसे छोटा जो है वो आपका कौन सा है? वो टाइगर रिजर्व जो कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है। ओके, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें ये डाउट है। ठीक है, अगली।
अगला है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर ने बनाया था। तो विजय भाटकर ने बनाया था, ये याद रखिएगा। प्रयाग 400, प्रगति 400, परम 8000, प्रभास 6000। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के जनक, तो कंप्यूटर के जनक की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, एक तो कंप्यूटर के आधुनिक जनक होते हैं, आधुनिक जनक, और एक हम जिन्हें ओवरऑल जनक कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर के जो आधुनिक जनक हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के जो आधुनिक जनक हैं उनको हम कहते हैं एलन ट्यूरिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, परम 8000 था उसका नाम। और उसकी अगर हम बात करें परम 8000 की, तो ये 1991 में बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 1991 में बनकर तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था, तो 1991 में बनके तैयार हुआ था। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा परम 8000। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि ठुमरी किस राज्य से संबंधित है। ठुमरी जो है वो किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राजस्थान। तो देखिएगा ठुमरी की अगर हम बात करेंगे तो ठुमरी आपके बनारस और लखनऊ के एरिया में गाया जाता है। तो ये कहां पर पड़ते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, यानी कि बनारस व लखनऊ के एरिया में होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठुमरी, कई बार पूछा भी गया है पेपर में। ओके, अगला प्रश्न है कि किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो थंडर ड्रैगन के रूप में किस देश को जाना जाता है, श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड या भूटान। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ठंडर भूमि किस देश को कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ठंडर भूमि किस देश को कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका को कहते हैं, सिंगापुर को कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं, भूटान को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, भूटान। ये देखिएगा भूटान जो है भारत के साथ सीमा को स्पर्श करता है। भारत के साथ सीमा को स्पर्श करता है, तो विश्व के 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं, और उनसे भारत के 28 राज्य में से 17 राज्यों की सीमा उन 7 देशों से स्पर्श करती है। जैसे कि भूटान की सीमा भी स्पर्श करती है भारत से, तो भूटान की जो टोटल सीमा है वो 699 किलोमीटर की जो सीमा है, किससे स्पर्श करती है, वो आपके स्पर्श करती है किससे, भारत से। 699 किलोमीटर की सीमा जो है भारत से स्पर्श करती है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से राज्य होंगे जो भारत को स्पर्श करेंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, एक तो असम होगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हमारे पास में नाम आता है सिक्किम का, और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो ये देखिएगा कि जो वो भारत के जो 17 राज्य हैं वो 7 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, और कुल मिलाकर जो हमारी सीमा लगती है भूटान से वो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। ओके, तो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता, एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा पेपर में। श्रीलंका की अगर मैं बात करूंगा, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो आपकी जयवर्धनेपुरम है। क्या कैपिटल है, जयवर्धनेपुरम कैपिटल है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। थाईलैंड की कैपिटल आपकी कौन सी है, थाईलैंड ही है। ठीक है, यानी कि बैंकॉक है। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो देखते हैं, देखो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को प्राचीन समय में सीलेन के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, सीलेन के।
ठीक है, इसे सीलेन के नाम से जानते थे। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि जो 7 देश भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, क्या उसमें श्रीलंका जो है वो भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो जलीय सीमा बनाता है, इसलिए इसको हम शामिल नहीं करते उन 7 देशों में। तो श्रीलंका से भारत की सीमा कहीं से स्पर्श नहीं होती है। ओके, अगला प्रश्न है कि लोहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो किस नदी पर किया गया? सतलज, ब्यास, रावी या चिनाब? ये जो नदियां हैं आपके, इनके कुछ ना कुछ प्राचीन नाम भी हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ प्राचीन नाम भी है। अगर सतलज की बात करें तो सतलज का प्राचीन नाम है सुतुद्री। तो ये सतलज का प्राचीन नाम है। उसके बाद व्यास यानी कि बिपाशा बसु, बिपाशा। रावी नदी के मध्य 10 राजाओं का युद्ध भी हुआ था और इसे परसुड़ी के नाम से जानते थे। चिनाब को कहते हैं अस्कनी। तो वर्तमान समय में चिनाब कहते हैं, लेकिन प्राचीन समय में अस्कनी कहते हैं। और आपका जो लोहरी जल विद्युत जो शक्ति परियोजना है, ये आपकी किस नदी पर है? तो ये आपके सतलज नदी पर है। और सतलज नदी पर आपके हिमाचल प्रदेश, कहां पर? आपके हिमाचल प्रदेश में कुल्लू व शिमला की घाटियों के मध्य में स्थित है। और कुल्लू की घाटियां जो होती हैं वो भारत में सेब उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यानी कि सेब उत्पादन का सर्वाधिक स्रोत हमको कहां से मिलता है? तो कुल्लू घाटी यानी कि हिमाचल प्रदेश से हमको मिलता है। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे कि सतलज नदी जो है, इस पे भारत की सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई है, जिसे कहते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं या परियोजना बोल सकते हैं। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? आपके सतलज नदी पर है। ठीक है, चिनाब की अगर बात करेंगे तो आपके देखिएगा सलाल बांध चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती बांध, बगली हार बांध, ये सब किस नदी पर है? ये सब आपकी चिनाब नदी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं ब्यास नदी पर कौन सा बांध है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर है? आपके ब्यास नदी पर है। ठीक है, तो ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमने इस तरह देखा कि हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा सतलज रिवर। क्या होगा? सतलज नदी। करें, हाल ही में ग्रीन टैक्स किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ये किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद, या सड़क परिवहन मंत्रालय? तो भाई ग्रीन टैक्स क्या है? तो ग्रीन टैक्स है कि पर्यावरण को बचाया जाए। तो इस स्रोत को अगर देखेंगे तो आंसर हमको ए वाला सही लगेगा। तो पर्यावरण को बचाइएगा, लेकिन कैसे? सड़क परिवहन, यानी कि जो भी हमारे ग्रीन टैक्स है किस पे लगेगा? टैक्स गाड़ियों पर लगेगा। जो भी धुआं जिनसे निकलता है तो उस पर ग्रीन टैक्स को उन्होंने लगा दिया है। तो ग्रीन टैक्स को जब लगा दिया गया है तो कौन सा आंसर ठीक होगा हमारा? सड़क परिवहन। कैसा? सड़क परिवहन वाला। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्रालय। कल अगर आपको ध्यान होगा और आपने देखा होगा तो आपको मैंने बताया होगा कि भारत जो है वो सड़क में दूसरे स्थान पर है। सड़क में दूसरे स्थान पर है। कितने किलोमीटर की सड़क है? लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो सड़कों पर है। ठीक है, सड़कों का निर्माण किया गया है अभी तक 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार। और अगर बात करेंगे इसकी तो देखिएगा सबसे ज्यादा कहां पर? आपके यूएसए में। ठीक है, यूएसए में सड़कों का जो क्षेत्रफल है वो आपका 68.03 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कल मैंने आपको बताया था दूसरा स्थान रखता है भारत सड़कों में। ठीक है, तो इसी प्रकार है पर्यावरण की। अभी मैंने बात करा था पर्यावरण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। वन अधिनियम कब आया था? तो 1980 में। जलवायु परिवर्तन को हम विस्तृत देखेंगे। जलवायु परिवर्तन के लिए जो सबसे उत्तरदायी जो गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, जो सबसे उत्तरदायी गैस होती है जलवायु परिवर्तन के लिए, जिन्हें हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ओके, अगला प्रश्न है कि जेट
ब्लू जेट लाइटिंग निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है? किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है? ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। किस प्राकृतिक घटना से ये कहानी संबंधित है? सुनामी, भूकंप, आंधी तूफान या हिमनद का टूटना? सुनामी की बात करेंगे तो सुनामी जो है वो जापानीज भाषा का शब्द है। कई बार पेपर में पूछा जाता है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप की बात करेंगे तो भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ उसे कहते हैं हम सिस्मोग्राफ। और अगर सिस्मोग्राफ हमारे ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम लगाते हैं रिएक्टर पैमाना। अब देखिएगा, भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं सिस्मोग्राफ से, लेकिन भूकंप का मापन किससे करते हैं? रिएक्टर पैमाने से भूकंप का मापन करते हैं। ठीक है। आंधी तूफान तो यही है कि ब्लू जेट लाइटिंग जो आपके संबंधित है वो आंधी तूफान से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? आंधी तूफान से। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो किस युद्ध में हराया था अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को? किस युद्ध में हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध, खानवा का युद्ध या तराइन की पहली लड़ाई? क्या आपको चारों युद्ध पता है कि कब कब हुए थे? उसके बाद क्या आपको ये पता है कि इन युद्धों में से किस युद्ध में मराठों को हराया गया था? तो देखिएगा, अगर मैं तराइन की बात करूं तो तराइन का जो पहला युद्ध था वो 1191 में तराइन का पहला युद्ध और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तो दो युद्ध हुए थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पहले युद्ध में गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तो हारे हारे, लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गौरी ने तीर मार दिया था। ये रचना पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी, तो उसमें बढ़ा चढ़ाकर इन बातों को रखा गया है क्योंकि उसका मेन भूमिका जो निभाने वाले जो व्यक्ति हैं वो पृथ्वीराज चौहान है। अब पृथ्वीराज चौहान को हम भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से जानते हैं। तो पहले युद्ध में क्या होता है कि बिल्कुल तलवार की नोक पे मोहम्मद गौरी होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं। तो आपको पता है कि छोड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है वो बहुत घातक होता है। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी का दिल तोड़ दोगे तो वो आपके लिए सबसे खतरनाक हो। ठीक है, तो किसी व्यक्ति पर इतना रहम नहीं करना चाहिए जितना कि मोहम्मद गौरी ने बाद में पृथ्वीराज चौहान को अगले साल उनकी आंखों में तीर मार दिया, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, खानवा के युद्ध की अगर बात करेंगे तो किसके किसके मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के मध्य और किसके मध्य हुआ था? आपके बाबर के मध्य हुआ था। बक्सर के युद्ध की अगर बात करेंगे, देखिएगा बक्सर का जो युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब आते हैं पानीपत की लड़ाई के ऊपर, तो यही आंसर होगा पानीपत की तृतीय लड़ाई। तो पानीपत की सबसे पहले हम प्रथम लड़ाई की बात करते हैं। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 को दो लोगों के मध्य लड़ाई हुई थी। एक तो बाबर और दूसरा इब्राहिम लोदी। क्या हुआ था इस युद्ध में? बाबर तो जीत गए थे लेकिन इब्राहिम लोदी हार गए थे। तो इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जिसे युद्ध भूमि में ही मार दिया गया। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है और पानीपत के नाम से ही इस युद्ध को जाना जाता है। इसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो पहला शासक मध्यकालीन भारत में एकमात्र शासक है जो युद्ध भूमि मारा गया, जिसको हम कहते हैं इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का एक अंतिम शासक था।
ओके, उसके बाद सेकंड अगर बैटल की बात करें, द्वितीय घमासान कब हुआ? तो द्वितीय घमासान देखिएगा 5 जनवरी 1556 को दो लोगों के मध्य हुआ था। सभी लोगों को पता है अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हेमू मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू शासक था जिसने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ी थी। कितनी लड़ाई लड़ी थी? 22। इसमें कौन जीता? अकबर जीता। लेकिन इसमें अकबर के जो संरक्षक थे वो कौन थे? बैरम खां। तो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। उसके बाद देखिएगा थर्ड बैटल की अगर बात करेंगे तो थर्ड बैटल कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के मध्य। हारा कौन? मराठे हारे। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? पानीपत की तृतीय लड़ाई में हरा दिया था। किस लड़ाई में हरा दिया था? पानीपत की तृतीय लड़ाई में उसको हरा दिया था। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा, ये हमारा ठीक आंसर है, पानीपत की तृतीय लड़ाई। चलिए अगला चलते हैं कि मिशन सागर सेकंड। मिशन सागर सेकंड निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट शामिल था? कौन सा पोस्ट जो है वो शामिल था? IINS इंडियन नेवी शिप शक्ति, विक्रमादित्य, केसरी, ऐरावत। तो बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है आपके डिफेंस में करंट अफेयर्स का, और आपके पेपर में बनता है। कौन सा है? INA ऐरावत, इंडियन नेवी शिप बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ओके, अगला देखते हैं कि जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्र विधेयक पारित किया था, तब ब्रिटेन यूके का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन यूके का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिएगा प्रश्न है कि जुलाई 1947, भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, जब ब्रिटिश संसद ने स्वतंत्र विधेयक पारित किया था। अगर इसको छोटा सा प्रश्न हम बनाए कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, इतनी सी बात, ये पढ़ने में हमको कठिन लग रही है तो सीधी सी बात है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लाइमेट एटली। कौन थे आपके? तो क्लाइमेट एटली जो थे वो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो सभी को पता है, भारत की स्वतंत्रता की जो डेट थी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 ये डेट थी। भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और भारत रिपब्लिक कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, जिसे कहते हैं भारत रिपब्लिक हुआ था। ठीक है, यहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कि संविधान बनकर इस दिन क्या हो गया था? तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था 1949 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? बागभट्ट है, व्यास है, कौटिल्य है, या कालिदास है? क्या ये कालिदास सही लिखा है? कालिदास कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, कालिदास। अच्छा, एक कालिदासा लिखा है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा? कालिदास। ठीक है, कालिदास का पहला नाटक था। उसके बाद में इन्होंने और भी रचना की है, जैसे रघुवंशम, कुमार संभव। तो ये कालिदास का पहला नाटक भी था। ठीक है, आप इसको याद रखिए, कालिदास का पहला नाटक भी था। ठीक है, चलिए कौटिल्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जानते हैं। अगला कि बहिष्कृत हितग्रहणी सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था? किस नेता के द्वारा किया गया था? ठीक है, बताइए। तो देखिएगा, बहिष्करणी जो हितकर्णी जो सभा है वो किसके द्वारा की? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर,
ईबी पेरियर या ज्योतिबा शाह फुले। ठीक, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा एक समाज स्थापित किया गया था जिसे कहते हैं सत्य शोधक समाज। तो ज्योतिबा फुले ने किस समाज को स्थापित किया था? सत्यशोधक समाज को स्थापित किया था। महात्मा गांधी ने बहुत सारे समाजों को स्थापित किया था, लेकिन इसका आंसर जो होगा कौन होगा? बी आर अम्बेडकर। तो हितकर्णी जो सभा है वो किसने स्थापित करी थी? बी आर अम्बेडकर ने की थी। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं पूना समझौता। पूना समझौता जो हुआ था वो हुआ था आपके 24 सितंबर 1932 को। और ये समझौता जो था वो एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी के मध्य हुआ था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ था। तो ये जो पूना समझौता था ये किससे संबंधित था? तो ये समझौता आपके दलित वर्ग से संबंधित था, दलित वर्गों से संबंधित है। याद रखिएगा किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्गों से संबंधित था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और आपके महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। और देखिएगा सत्यशोधक समाज की अगर बात करेंगे तो ये निम्न जातियों से संबंधित था। किससे संबंधित था? निम्न जातियों से, निम्न जाति मजदूर वर्ग वगैरह से संबंधित था। इनके नाम पर बरेली यानी कि उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसे कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी एमजेपी, रोलखंड विश्वविद्यालय के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, कह रहे चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र है, इसे तूफान की क्या कहा जाता है? सिर कहा जाता है, आग कहा जाता है, हाथ कहा जाता है या दिल कहा जाता है? क्या कहते हैं इसे? आग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? आग। चक्रवात का मतलब होता है सांप जैसी कुंडली। देखिएगा इस प्रकार से चक्रवात आते हैं जिसे बोलते हैं हम सांप जैसी कुंडली। ठीक है, क्या बोलते हैं चक्रवात को? सांप जैसी कुंडली बोलते हैं चक्रवात को। और ये शांत क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? शांत क्षेत्र है आपका। और इसे आग कहा जाता है। क्या कहते हैं? आग कहा जाता है। जैसे देखिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत के मैप को देखते हैं। और भारत का जो मैप है देखिएगा, ये कौन सा घाट है? ये आपका पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो चक्रवात सबसे ज्यादा किस साइड में आते हैं? यानी कि यहाँ पर चक्रवात सबसे ज्यादा आते हैं। तो पश्चिमी घाट में चक्रवात सर्वाधिक आते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न भी बन सकता है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट चक्रवात से ज्यादा प्रभावित होता है। और सबसे ज्यादा चक्रवातों से प्रभावित होने वाला ये देखिए क्षेत्र जो है वो किसका है? आप सभी लोग जानते होंगे, ये क्षेत्र है उड़ीसा का। तो उड़ीसा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। तो पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। इसी प्रकार एक शब्द हम इसमें और भी कह सकते हैं। एक शब्द हम इसमें क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि भाई ये कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी जो है उसमें चक्रवात ज्यादा आते हैं लेकिन अरब सागर में कम आते हैं। तो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात या चक्रवात उससे सबसे अधिक प्रभावित होता है। लेकिन अरब सागर तो बात वही है कि पश्चिमी घाट अरब सागर, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। लेकिन पश्चिम घाट या पश्चिम की दिशा की ओर और अरब सागर में सबसे कम चक्रवात आते हैं। ये तुलना में क्या है? कम है। कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एक प्रश्न आपके बनते भी है पेपर में, स्टेटमेंट लेवल के प्रश्न आपके पेपर में बनते भी हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं चक्रवात? उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं? उड़ीसा में आते हैं। जैसे अगर चक्रवात की बात करें तो एक चक्रवात है बहुत ही फेमस जिसे कहते हैं बिलीबिली। तो बिलीबिली कहां पर आता है? तो बिलीबिली आपके आता है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर आएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आएगा। फिर एक चक्रवात है झंझावात, अटलांटिक
अटलांटिक महासागर। ऐसे ही हम कह सकते हैं टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। तो कुछ बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे अगर खतरनाक होता है तो कौन सा? टोर्नेडो। ठीक है, आप बताइएगा टोर्नेडो जो है वो कहां पर आपके आता है? ठीक है, कहां पर आता है विश्व में? ओके, क्लियर हुआ आपका? चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक, जो जैव उर्वरक है गेहूं, मक्का और अन्य वनस्पतियों फसलों के लिए उपयोग किया जाता है? फसलों के लिए उपयोग किया जाता है। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजो स्पिरिलियम, नील हरे शैवाल, ब्लू अल्गी ग्रीन। अगर मैं बात करूंगा पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव, तो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? नील हरे शैवाल के नाम से उनको हम जानते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव है उनको हम नील हरे शैवाल कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? एजोटोबैक्टर। क्या आंसर होगा? एजोटोबैक्टर के नाम से इसको हम जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार, समझिएगा इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों का हिस्सा है। यानी कि मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य दोनों का हिस्सा है। कौन सा ऐसा है? ठीक है, तो देखिएगा, 6 से 14 वर्ष को लिए बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो देखिएगा मौलिक अधिकार में एक ही अधिकार ऐसा है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा शिक्षा का अधिकार जो है, यही आंसर सही है आपका, वो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं, पहले मौलिक अधिकार है फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जिससे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य। अगर हम बात करेंगे कि फंडामेंटल हमने कहां से लिए हैं, राइट्स कहां से लिए हैं, तो यूएसए से लिए हैं। और आपके इसकी अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हमने कहां से लिए हैं, तो हमने यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस से लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इसमें कब शामिल किया गया, तो इसमें 21, इसमें शामिल किया गया था आपके आर्टिकल 21A के तहत, और 21A किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो देखिएगा शिक्षा का अधिकार डीपीएसपी भी है। अगर इस प्रश्न को और डीप करा जाता तो ये करा जाता कि शिक्षा का अधिकार किसके किसके अंतर्गत आता है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी आपका अधिकार आता है। ठीक है, तो इसमें शामिल किया गया था, डिटेल पार्ट भी इसका हम देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है, ए राइट है आपका। अगला, एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका 50% का क्षेत्र उत्पादन मूल्य के क्षेत्र में आता है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है? प्राथमिक होगी, बैंकिंग होगी, तृतीयक होगी या द्वितीयक होगी? बताइएगा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र होते हैं। अगर मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करूं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक
और तृतीयक, 3 क्षेत्र होते हैं आपके अर्थव्यवस्था के। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं और तृतीयक, 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। और ये देखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित गतिविधियां आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित गतिविधियां होती हैं और यहां पर आपके सेवाओं से संबंधित गतिविधियां होती हैं। क्या होती है? सेवाओं से संबंधित। तो इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र। क्या होगा आंसर? द्वितीय क्षेत्र हमारा आंसर होगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कब लागू हुआ था? 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2020 को। यह टफ क्वेश्चन बना दिए हैं भाई। प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में शुरू किया गया था। तो प्रथम नागरिकता संशोधन जो लाया गया था भारत में, वो 1955 में लाया गया था। और नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में रखते हैं, भाग नंबर 2 में रखते हैं। और नागरिकता को किस देश से ग्रहण किया गया? तो ब्रिटेन से नागरिकता को ग्रहण किया। कहां से ग्रहण किया है नागरिकता को? ब्रिटेन से किया गया है। और अंतिम कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को अंतिम संशोधन हुआ था। पहला 1955 को हुआ था। भारतीय संविधान के 25 भाग में से दूसरे भाग में नागरिकता को रखा गया। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है भारत में? एकल नागरिकता है भारत में। ओके, हाल ही में संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो देखिएगा, संसद, अगर संसद की बात करें तो संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो देखिएगा, ये राज्यसभा और ये लोकसभा। अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 79 के बाद आर्टिकल नंबर 80 और आर्टिकल नंबर 81। अगर फिर भी याद ना कर मिले तो आप लोग याद कर लीजिएगा सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ठीक है, तो यहां पर है, ये क्या है? ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु जरूरत होती है और इनका बनने के लिए 30 वर्ष की आयु की जरूरत होती है। इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऊपरी सदन की बात करी जा रही है। ऊपरी सदन कौन सा होगा? तो ऊपरी सदन है राज्यसभा, निचला सदन है लोकसभा। राज्यसभा में कौन बने? डॉक्टर पी के रामाचोरला। ठीक है, ये बने हैं आपके, बेहद इंपॉर्टेंट, अभी नियुक्ति की गई है इनकी। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का वर्ल्ड फोटोग्राफर जीता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफर किसने जीता है? आप जरा मुझे बताइए कि जो फोटोग्राफी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? कृत्रिम वर्षा को कराने में। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा को कराने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां से होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत का सुचालक नहीं है? तो वैद्युत का सुचालक नहीं है तांबा, ब्रोमीन, चांदी या ग्रेफाइट। कौन सा वैद्युत का सुचालक नहीं है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखिएगा, वैद्युत का सुचालक नहीं है तांबा, ब्रोमीन, चांदी या ग्रेफाइट। ठीक है, तो क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं है वैद्युत का सुचालक। तो आज के जो हमारे प्रश्न थे वो यहीं तक थे। ठीक है,
अब हमारा 4th पेज से समाप्त हो चुका है। टोटल मिला के देखिएगा हम कितने प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। 82 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में भी हम प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और एक मेहनत करके नोट्स बनाइएगा। आप लोग पीडीएफ इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपका आगे के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे क्लास नंबर 5 के साथ में, और इन लगातार हमारी सीरीज जब तक कि 1000 प्रश्न हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज हम लगे रहेंगे इसमें। और यूपी पैट के एग्जाम से पहले पहले इस सीरीज को, उसके बाद हम यूपी पुलिस की सीरीज को लगातार जारी करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।